मॉर्निंग गर्ल्स। वीडियो की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं परंपरागत वर्ग विरोध। यह हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र की उसी सेकंड यूनिट का अगला टॉपिक है जिसके पिछले टॉपिक परिमाण, गुण, व्याप्ति आदि निरुपाधिक तर्क वाक्य हम पढ़ते आए हैं। उसी वीडियो की श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं परंपरागत वर्ग विरोध, ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। क्या है? निरपेक्ष तर्क वाक्य, जो कि हमने पढ़े हैं 4 प्रकार के थे, ए, ई, आई और ओ। यह 4 थे। इनमें आपस में एक संबंध पाया जाता है। क्या संबंध है? ये विरोध संबंध से आपस में जुड़े हुए हैं। तर्कशास्त्रियों ने इन संबंधों को एक वर्ग के द्वारा समझाया है। जैसा कि वर्ग आप एक यहाँ इसी स्लाइड में एक फोटो लगी है जिसमें एक स्क्वायर दिखाया गया, एक वर्ग दिखाया गया है। उसमें देखेंगे आप वर्ग के प्रत्येक कोने पर एक तर्क वाक्य लिखा गया है। अगर आप स्क्रीन के सामने अगर आपका फेस है तो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर ए रखा गया है, दूसरी साइड में राइट साइड में सबसे ऊपर ई है, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आई और राइट साइड में नीचे की तरफ ओ। इन चारों को आपस में जिस वर्ग के माध्यम से इनका जो संबंध समझाया गया है इसको कहते हैं विरोध वर्ग। देखिए यहाँ 4 प्रकार के संबंध लिखे गए हैं। ए और आई के बीच में कॉन्ट्रारी या विपरीत संबंध, और ए और आई, ई और ओ के बीच में सब अल्टर्न या उपाश्रित, और आई तथा ओ के मध्य अनुविपरीत या सब कॉन्ट्रेरी, और इसके अलावा ए तथा ओ और ई तथा आई इनके मध्य क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन या व्याघात संबंध पाया जाता है। इस वर्ग को हमें एक तरह से हमारे दिमाग में सेट करना है, इसको अच्छे से समझना, इसकी इमेज, ये जो सामने स्क्रीन पे आपको जो इमेज दिखाई दे रही, इसी इमेज को समझना सबसे आवश्यक है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है? इस वर्ग की भुजाएं और विकर्ण तर्क वाक्य के संबंधों को स्पष्ट करती है। वर्ग की भुजाएं, भुजाएं मतलब वर्ग में कितनी भुजाएं होती है? हम सभी को पता है वर्ग में 4 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा के कोने पर एक तर्क वाक्य का नाम लिखा गया, और विकर्ण एक कॉर्नर को दूसरे एक कोने को दूसरे कोने से आपस में जोड़ने के लिए जो लंबी रेखा खींची जाती है उसे विकर्ण कहते हैं। यह क्या है? तर्क वाक्य के संबंध को स्पष्ट करते हैं। इसी में आगे बढ़ते हुए अब जब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, इस नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ही अच्छे से समझाया गया कि निरपेक्ष तर्क वाक्यों का पारस्परिक संबंध कैसे होता है। सबसे पहले देखिए क्या रखा गया? ए तर्क वाक्य क्या है? ऑल एस इज पी, अर्थात सभी एस पी हैं, सभी उद्देश्य विधेय हैं। ई नो एस इज पी, अर्थात कोई एस पी नहीं है। आई सम एस इज पी, कुछ एस पी है, कुछ उद्देश्य विधेय हैं। ओ सम एस इज नॉट पी, कुछ एस पी नहीं है, कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है। इनके बीच का संबंध जो आपके स्क्रीन पे ये जो डायग्राम दिख रहा है, जो चित्र दिख रहा है, इसको हम देखते हैं तो देखिए कितने अच्छे तरीके से सबको समझाया गया है। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं ए और ई। यह दोनों कैसे तर्क वाक्य हैं? हम सबको पता है ये दोनों सर्वव्यापी परिमाण वाले तर्क वाक्य हैं। इनके उद्देश्य विधेय तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन परिमाण तो समान होता है, दोनों यूनिवर्सल है, लेकिन गुण क्या होता है इनका? अलग अलग होता है। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। इनके बीच का जो संबंध पाया जाता है उसको कॉन्ट्रारी कहते हैं या विपरीत संबंध कहते हैं। उसके पश्चात अंशव्यापी आई और ओ, इन दोनों में भी क्या है? इनका परिमाण समान है, सम सम, कुछ कुछ। कुछ की बात करते हैं, अंशव्यापी परिमाण वाले हैं, लेकिन गुण इन दोनों के भी अलग अलग हैं। एक पॉजिटिव गुण वाला है, दूसरा नेगेटिव गुण वाला, एक भावात्मक गुण वाला है, एक निषेधात्मक गुण वाला। इनके बीच का संबंध क्या है? सब कॉन्ट्रारी, अर्थात उप विपरीत, या कुछ पुस्तकों में आपको इसकी जगह अनुविपरीत भी मिल सकता है। तो इसके दोनों नाम है, उप विपरीत या अनुविपरीत। इसके पश्चात अब हम देखेंगे तो फिर संबंध किन के बीच है? देखिए ए और आई के बीच में भी एक संबंध बताया गया है, ई तथा ओ के मध्य भी एक संबंध बताया गया है। देखिए आप स्क्रीन पे देखेंगे तो स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। इस संबंध को नाम दिया है सब अल्टरनेशन। दोनों जगह सब अल्टरनेशन नाम है। इसको हिंदी में कहते हैं उपाश्रयण,
आपको सब ये नाम आगे की स्लाइड्स में हिंदी में मिल जाएंगे। इसको कहते हैं उपाश्रयण। तो इनमें क्या है, देखिए ए तथा आई दोनों क्या है, पॉजिटिव वाले हैं, मतलब इनका गुण तो समान है लेकिन परिमाण अलग अलग है। ई तथा ओ में भी देखिए गुण तो समान है लेकिन परिमाण अलग अलग है। ए तथा आई भावात्मक वाले हैं, ई तथा ओ निषेधात्मक वाले हैं, लेकिन अंतर क्या है, एक सर्वव्यापी है, एक अंशव्यापी है, एक सर्वव्यापी दूसरा अंशव्यापी, अर्थात इनके परिमाण अलग अलग है। तो इनके मध्य संबंध पाया जाता है सब अल्टरनेशन या उपाश्रयण। इसके बाद एक चौथा संबंध और बचता है, वह देखिए किन के मध्य है, जो ये विकर्ण है ए से ओ की तरफ, ई से आई की तरफ, इनके मध्य जो संबंध पाया जा रहा है इसको कहा गया है कॉन्ट्राडिक्टरीज। कॉन्ट्राडिक्टरीज का अर्थ होता है व्याघातक संबंध। ये व्याघातक संबंध किन के मध्य पाया जा रहा है, ए तथा ओ के मध्य, ई तथा आई के मध्य। इनमें क्या अंतर है, इनमें दोनों दो डिफरेंसेस है, ए तथा ओ को हम देखते हैं अथवा ई तथा आई को देखें, इनमें परिमाण भी अलग अलग है। ए सर्वव्यापी परिमाण वाला है तो ओ अंशव्यापी परिमाण वाला है, ई सर्वव्यापी परिमाण वाला है तो आई अंशव्यापी परिमाण वाला है। इस तरह से इनमें क्या है, अलग अलग परिमाण, मतलब परिमाण भी अलग है और गुण भी अलग है। उनके मध्य, उन तर्क वाक्यों के मध्य जो संबंध पाया जाता है वह संबंध है कॉन्ट्राडिक्टरीज या व्याघात संबंध। इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक श्रृंखला सी बनती है कि सबसे पहले क्या क्या संबंध पाए जा रहे हैं। इसको हिंदी में मैंने आपके लिए समझाने का प्रयास किया है। सभी एस पी हैं, यह कैसा तर्क वाक्य है, ए, कोई एस पी नहीं है, कैसा तर्क वाक्य है, ई, ए और ई में कौन सा संबंध है, विपरीत संबंध है। फिर कुछ एस पी है, अर्थात ये कैसा है, आई, कुछ एस पी नहीं है, कैसा है, ओ। तो आई और ओ तर्क वाक्यों में कैसा संबंध है, अनुविपरीत या उपविपरीत संबंध है। फिर सभी एस पी है और कुछ एस पी नहीं है, कैसा है, ए तथा ओ। फिर कोई एस पी नहीं है, कुछ एस पी है, ई तथा आई, इनमें कैसा संबंध है, व्याघात संबंध है। इसके पश्चात कोई एस पी नहीं है, कुछ एस पी नहीं है, सभी एस पी है, कुछ एस पी हैं, इनमें कैसा संबंध है, उपाश्रय या उपाश्रयण का संबंध है। अब ये संबंध क्या है, इनको हम और आगे अच्छे से समझते हैं। इस तरह इस विरोध वर्ग को, जो पिछली स्लाइड्स में विभिन्न रेखा चित्र थे, उन डायग्राम्स को देखने के बाद हमें पता चलता है कि इस विरोध वर्ग में, विरोध वर्ग का उद्देश्य है तर्क वाक्यों का संबंध दिखाना। तो उन संबंधों को देखते हैं तो कितने प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, उस रेखा चित्र को या विरोध वर्ग को देखने के पश्चात हमें पता चलता है कि इन तर्क वाक्यों में 4 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, विपरीत, अनुविपरीत या उपविपरीत, व्याघात और उपाश्रयण, कॉन्ट्रारी, सब कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्राडिक्टरीज और सब अल्टरनेशन। ये 4 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। क्या होते हैं ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहला संबंध विपरीत संबंध या कॉन्ट्रारी संबंध। क्या है यह, समान उद्देश्य, समान विधेय और समान परिमाण वाले वह तर्क वाक्य जो गुण में अलग अलग हो, अर्थात जिनके गुण अलग अलग हो, के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, सभी मनुष्य मरणशील है, कैसा हो गया, ए प्रकार का। कोई मनुष्य अमर नहीं है, कैसा हो गया, ई प्रकार का। तो इनमें देखिए सभी क्या, उद्देश्य एक जैसा है, विधेय एक जैसा है, परिमाण भी क्या है, सर्वव्यापी है, दोनों पूरे के पूरे वर्ग की बात करते हैं, लेकिन गुण अलग अलग है। एक भावात्मक गुण वाला होता है, एक निषेधात्मक गुण वाला होता है। तो इनके मध्य कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। उसके पश्चात अगला जो संबंध आता है वह होता है अनुविपरीत या उपविपरीत, सब कॉन्ट्रारी। समान उद्देश्य एवं समान विधेय वाले वह अंशव्यापी तर्क वाक्य जो गुण में परस्पर अलग अलग हो, के मध्य अनुविपरीत या उपविपरीत संबंध पाया जाता है। अब यहाँ किसकी बात हो रही, आई तथा ओ दोनों का परिमाण कैसा है, समान है, अंशव्यापी परिमाण वाले हैं। उद्देश्य विधेय अर्थात एस और पी, दोनों में एस और पी कॉमन आते हैं। इनके मध्य जो संबंध पाया जाता है वह संबंध कहलाता है उपविपरीत या अनुविपरीत संबंध कहलाता है। तो विरोध वर्ग में आई तथा ओ तर्क वाक्यों के मध्य यह संबंध पाया जाता है। इसके पश्चात जो अगला संबंध है वह है कॉन्ट्राडिक्टरीज या व्याघात
संबंध, समान उद्देश्य समान विधेय। यहाँ देखिए, अभी जो हमने दो संबंध पढ़े थे अब से, उपविपरीत और विपरीत, उनमें क्या थे, तीन बातें कॉमन थी। उद्देश्य कॉमन था, विधेय कॉमन था, परिमाण कॉमन था, लेकिन गुण अलग अलग था। लेकिन जब हम व्याघात संबंध को देखते हैं, यहाँ दो बातें कॉमन है, दो डिफरेंस है। कॉमन क्या है, उद्देश्य और विधेय दोनों में कॉमन है, समान है, लेकिन दो डिफरेंस, दो अंतर है। किन किन में डिफरेंस है, परिमाण में भी डिफरेंस है और गुण में भी डिफरेंस है। परिमाण में डिफरेंस क्या है, एक सर्वव्यापी परिमाण वाला है तो दूसरा अंशव्यापी परिमाण वाला है। एक पूरे वर्ग की बात करेगा तो दूसरा वर्ग के कुछ सदस्यों की बात करेगा। गुण में डिफरेंस क्या है, एक भावात्मक है, एक निषेधात्मक है। भावात्मक गुण में क्या है, वह वर्ग के सभी सदस्यों के बारे में स्वीकारात्मक बात करेगा, और दूसरा क्या करेगा, वर्ग के बारे में, उद्देश्य के बारे में उसको नकारेगा। एक उद्देश्य को स्वीकार करेगा, एक उद्देश्य को नकारेगा। तो जो स्वीकार करेगा वो भावात्मक, जो नकारेगा वो निषेधात्मक। उनके मध्य कैसा संबंध पाया जाता है, व्याघात संबंध पाया जाता है। विरोध वर्ग में क्या है, किसके मध्य यह संबंध पाया जाता है, ए तथा ओ, सर्वव्यापी भावात्मक और अंशव्यापी निषेधात्मक, इनके मध्य, तथा सर्वव्यापी निषेधात्मक और अंशव्यापी भावात्मक, ई तथा आई के मध्य यह संबंध पाया जाता है, व्याघात संबंध पाया जाता है या होता है। अब लास्ट और अंतिम चौथा जो है वह क्या है, उपाश्रयण या सब अल्टरनेशन। विरोध वर्ग में यह किन के मध्य पाया जाता है, किसी सर्वव्यापी तर्क वाक्य एवं उसी उद्देश्य, विधेय एवं गुण वाले अंशव्यापी तर्क वाक्य के मध्य उपाश्रयण संबंध पाया जाता है। अर्थात विरोध वर्ग की जब हम रेखा डायग्राम देखते हैं तो ए ई आई ओ, ए सर्वव्यापी परिमाण, और उसके जस्ट नीचे अगर आपको वो रेखा चित्र याद है तो उसमें देखिए उसके जस्ट नीचे, ए के नीचे क्या था, आई, उधर ई के नीचे क्या था, ओ। ए और आई में क्या डिफरेंस है, सिर्फ परिमाण का डिफरेंस है। दोनों भावात्मक है, गुण उनका समान है, उद्देश्य विधेय समान है, लेकिन परिमाण एक का सर्वव्यापी है, एक का अंशव्यापी है। इसी तरह ई तथा ओ में क्या है, उद्देश्य समान है, विधेय समान है, गुण भी समान है, दोनों निषेधात्मक गुण वाले हैं। दोनों उद्देश्य, दोनों में विधेय उद्देश्य के बारे में नकारात्मक बात करने वाला, उद्देश्य को नकारने वाला है। लेकिन परिमाण क्या है, एक का सर्वव्यापी परिमाण है, एक का अंशव्यापी परिमाण है। इनके मध्य क्या संबंध पाया जाता है, उपाश्रयण संबंध पाया जाता है। देखिए विरोध वर्ग में ए एवं आई तथा ई एवं ओ के मध्य उपाश्रयण संबंध होता है। इस तरह से देखिए यह विरोध वर्ग हुआ। विरोध वर्ग में क्या है, विरोध वर्ग, इसको पूरा अगर हम समराइज करें, क्या है विरोध वर्ग, तर्क वाक्यों को के मध्य जो संबंध है उसको एक वर्ग के द्वारा दिखाया गया है, उसे कहते हैं परंपरागत वर्ग विरोध या परंपरागत विरोध वर्ग। विरोध वर्ग में कितने प्रकार के संबंध पाए जाते हैं तर्क वाक्यों के मध्य, चार ही तर्क वाक्य हैं, ए ई आई और ओ, इनके मध्य चार ही प्रकार का संबंध पाया जाता है, विपरीत, उपविपरीत, व्याघात और उपाश्रयण। अब इनको बारे में भी हमने पढ़ लिया कि इनके मध्य क्या क्या पाया जाता है। अब आता है विरोध वर्ग का महत्व। विरोध वर्ग का महत्व यह होता है कि अगर हमें किसी एक तर्क वाक्य का मान पता है, एक तर्क वाक्य के बारे में पता है कि वह सत्य है या असत्य है, तो हम अन्य सभी तर्क वाक्यों के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें पता हो कि ए सत्य है तो हम ई आई और ओ इनकी सत्यता या असत्यता का पता कर सकते हैं। तो विरोध वर्ग का महत्व यही होता है कि एक तर्क वाक्य की सहायता से अन्य तर्क वाक्यों की सत्यता या असत्यता निष्कर्षित या निगमित की जाती है। यह हुआ हमारा आज का टॉपिक, परंपरागत विरोध वर्ग। इसको समझने में अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, कोई भी अगर आपको समझ नहीं आया है, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके आप अपने प्रश्न वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू।